हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। जनमत और जो है दबाव समूह। देखिए, ये हमारा चैप्टर जो है जनमत और दबाव समूह कई मायने में इंपॉर्टेंट है सभी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो बीए में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई को हो। अगर उनके सिलेबस में टॉपिक है तो इसका मतलब है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है। अगर बात करें यहाँ जनमत का अर्थ और उनकी विशेषताएं, तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी कि जनमत का अर्थ और उसकी विशेषताएं। देखिए, ओपिनियन साधारण शब्दों में ये होता है कि जो लोगों का विचार है वो क्या है। तो साधारण शब्दों में देखा जाए तो जनता या जन सामान्य के विचार, उनकी अभिव्यक्ति को जो है जनमत समझा जाता है। कि जनता का जो विचार होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई इलेक्शन होता है तो हम यही कहते हैं ना कि जनता का जो ओपिनियन होगा वही होगा, यानी जो उनका विचार होगा, जिनको वो अच्छा मानते हैं उन्हीं को वो विजय भी दिलाएंगे। लेकिन जनता शब्द का जो अभिप्राय लोगों से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को जनता नहीं कहा जा सकता है, यानी एक विशेष व्यक्तियों को जनता का नाम नहीं दिया जा सकता। यहाँ दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में कई प्रकार की जनता होती है। एक तो सामान्य मत या विचार वाले लोगों की कुल संख्या मिलाकर भी किसी जो है समृद्ध जनता का निर्माण नहीं करती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सामान्य मत या विचार वाले लोगों की कुल संख्या मिलाकर भी किसी समृद्ध जनता का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जनता कुछ लोगों की कोई अस्थायी सभा या समिति नहीं मानी जा सकती है। कहते हैं जनता समाज के एक ऐसी वर्ग को कहते हैं जिसके सामान्य हित होते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनता समाज के एक ऐसे वर्ग को कहते हैं जिसके जो है सामान्य हित होते हैं। जनसाधारण से जुड़े मुद्दे पर इस वर्ग के विचार और मत एक से ही होते हैं, यानी जनसाधारण से जुड़े बहुत से मुद्दे होते हैं जो हर एक जनता का प्रॉब्लम होती है, तो उसे जनमत कहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जनमत समाज के सभी लोगों का मत हो, यह बहुमत का भी मत नहीं है। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं और इसी कारण से उनके विचार एवं समस्या भी अलग अलग ही होती है। तो ये तो जनरल सी बात है कि समाज होगा तो सबकी प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होगा, और सभी की प्रॉब्लम का सलूशन करना सरकार के बस में भी नहीं होती है। जनमत आवश्यक रूप से मत को विविधताओं को दर्शाता है। जनमत का मतलब ये होता है कि लोगों में जो विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि हर पार्टी जो है पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, सबको जो है अलग अलग वोट मिलता है। इसका मतलब है कि कुछ जनता ने सभी को अलग अलग रूप से जो है उसकी पहचान किया है और अलग अलग रूप से उसको वोट देने के लिए अग्रसर हुआ है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जनमत किसी व्यक्ति विशेष के विचार से नहीं बनता है, भले ही वो समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो। जनमत कोई निजी मत नहीं होता है, ये समाज के किसी प्रभुत्व और विशेषज्ञ का मत भी नहीं होता है, भले ही उनकी बुद्धिमत्ता लोकप्रिय क्यों न हो। जनमत समाज के किसी एक वर्ग या कई वर्गों के द्वारा उनसे जुड़े मुद्दे पर व्यवस्थित और जो है ठीक ढंग से सोच समझने विचार या दृष्टिकोण हो सकते हैं। यानी जनमत का यहाँ पर साफ शब्दों में अर्थ बताया गया है कि जनमत समाज के किसी एक वर्ग या कई वर्गों द्वारा उनसे जुड़े मुद्दे पर व्यवस्थित और ठीक ढंग से सोच समझे विचार या दृष्टिकोण हो सकते हैं। विचार या दृष्टिकोण, लेकिन एक समाज का नहीं, कई समाजों का, कई वर्गों का। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति का इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है या एक समाज का नहीं दिया जाता है, यहाँ कई वर्गों का दिया जाता है, कई समाजों का यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें सबका विचारधारा जो होता है, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। वास्तविक रूप से इसे ही जनता और इसके विचार ही कहते हैं, यानी इन सबको ही हम जो है जनता का विचार या जनता का ओपिनियंस के नाम से हम जानते हैं। यह न तो कोई प्रचार पद्धति है और न ही जनसंपर्क का कोई तरीका माना जा सकता है। ये तो लोगों का अपना व्यक्तिगत विचार होता है। आपको जो नेता अच्छा लगता है, जिसकी विचारधारा अच्छा लगता है, आप उसी को वोट करोगे, यही आपकी ओपिनियन होती है। लेकिन आपके ओपिनियन से जो है कोई जो सरकार जीत नहीं जाती है। इसके लिए पूरा वर्ग को सोचना पड़ेगा, पूरा समाज को सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप वोट देना चाहते हो और जो आपकी समस्या को भली भांति समझते हो। तो जब तक पूरे वर्ग जो है ये ओपिनियन नहीं देगा, तब तक जो है वो व्यक्ति जो है इलेक्शन में विजय नहीं होगा। इसी एक को हम जो है जनता का ओपिनियन के नाम से, यानी जनमत के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पर विशेषता दिखाई गई है कि जनमत की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले तो बात यही बताती है कि पब्लिक ओपिनियन इज नॉट यूनिवर्सल ओपिनियन बट देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन द इशू। देखिए, ये जनरल जो होता है एग्रीमेंट होती है किसी भी इशू पे, ठीक है, कोई भी हो सकता है पब्लिक ओपिनियन में, जो एक जनरल एग्रीमेंट होती है, कोई भी मुद्दा हो सकता है।
अगला है इट में बी चेंज विद द एक्सकोर्डेंस विद द टाइम टू न्यू इन्फॉर्मेशन। कहते हैं समय के साथ ये चेंजेबल होती है और नए समय पे नए इन्फॉर्मेशन जो होता है आपको प्राप्त होता है। अगर हम तीसरी बात की बात करें तो इसमें यही बात बताई गई कि पब्लिक ओपिनियन इज नॉट अवे रिलेटेड टू द पॉलिटिकल मैटर। देखिए पब्लिक ओपिनियन जो है कोई राजनीतिक मैटर नहीं होती है, क्योंकि ये तो आपका अपना विचारधारा है, इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, जो व्यक्ति राजनीति से प्रभावित है वही जो है अपनी ओपिनियन अपने जो है अपने हित वाले लोगों को देंगे, लेकिन इसमें कोई मैटर नहीं हो। पॉलिटिकल पार्टी आपको ज़बरदस्ती नहीं कहती कि आप मुझे ही वोट दो, आपको भी अपना माइंड का जो विचारधारा को लगाना है। वो तो ऐसे प्रचार करते हैं जैसे कि आपका माइंड को ही कवर कर ले हो, लेकिन उनकी बातों पे नहीं समझना है, उनकी बातों को नहीं लेके चलना है। आपने अपने जो है ज्ञान की चशू पे जो है उनकी विचारधारा को रखना है और परखना है क्या वो देश हित की बात कर रहे हैं कि देशद्रोह की बात कर रहे हैं, क्या वो ओपिनियन, क्या जो आपके प्रचार कर रहे हैं व्यक्ति, क्या वो आपके सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये आपकी अपनी थिंक रहेगी, यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर नहीं रहेगा। इट इज मे बी इवेंट टू द फॉर्मुलेट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर मैटर। देखिए यहाँ पर देखा जाता है तो एक ही बात की इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर मैटर क्या है, यानी यहाँ पर अर्थव्यवस्था, सामाजिक और जो संस्कृति मैटर होती है, इन बातों को ध्यान देना होता है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों का काफ़ी प्रायोरिटी देती है उन्हीं को जो है आप लोग ओपिनियन देते हो और आप लोग चुनने की कोशिश भी करते हो। उसके पश्चात अगली बात जो है पब्लिक ओपिनियन लॉजिकल एंड कंसिडर व्यू ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए जो पब्लिक ओपिनियन होती है यानी जनमत जो विचारधारा होती है, एक लॉजिक होती है उनके विचारों में, एक कंसिडर होती है और एक व्यू होता है सोसाइटी के लिए कि भाई हमने अपने लिए नहीं सोचना है, पूरा सोसाइटी के लिए सोचना है कि उस सोसाइटी में क्या चीज़ होना चाहिए जो सभी लोगों को फायदे में पहुंचाए। ये पब्लिक ओपिनियन होती है, ठीक है। तभी जो लोग हैं सब मिल के जो है इसके लिए अग्रसर होते हैं। पब्लिक ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। देखो मॉडिफिकेशन यानी कंसोलिडेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड टेक अ डिफाइन टू द शेप। देखिए कोई भी पब्लिक ओपिनियन तब होती है जहाँ उसमें मॉडिफाई करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल करना है, क्लैरिफिकेशन करना हो, तब जाके सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है और तब जाके जो है हम उसको अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, सरकार को बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये सारे पब्लिक ओपिनियन के अंतर्गत ही आता है। पब्लिक ओपिनियन इज नेसेसरी डिफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियन। देखियो ये जो हमारा पारितंत्र के ओपिनियंस होता है, यानी पारितंत्र का मतलब होता है जो आपके समाज के आसपास जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबकी विचारधारा एक जैसा होता है और उन सबकी समस्या भी एक जैसा होता है। तो इसे हम पब्लिक ओपिनियंस कहते हैं कि यहाँ पर जो है बंदे इस चीज़ से ग्रस्त है, जो नेता है वो जिनकी आवाज़ सुन रहे होते हैं और या जो उस मुद्दे को उठा रहे होते हैं लोग उन्हीं को इस तरफ ही जाते हैं। जनरल सी बात है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। देयर इज नो फिक्स्ड प्रायोरिटी एरिया ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये कोई एरिया फिक्स नहीं है, जनमत के लिए कोई एरिया फिक्स नहीं होती है। ये मेरा भी ओपिनियन हो सकता है, आपका भी हो सकता है। पहले के समय में ये मुद्दा ये होती थी कि रोडों का कैसे व्यवस्था किया जाए, शिक्षा पर कैसे जोर दिया जाए, ठीक है, और जो है हमारे देश का कैसे प्रगति किया जाए। लेकिन आज का पता है क्या होता है, आज का जब मंत्री लोगों का जो भाषण होती है, आपको बिजली फ्री मिलेगा, पानी फ्री मिलेगा, यात्रा फ्री मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा। तो इसके चक्कर में क्या जनता आज मूर्ख बनती चली जा रही है और उनको ये समझ नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें जो फ्री कर रहे होते हैं वो अपने जेब से वो पैसे नहीं निकाल के दे रहे होते हैं, आप से ही पैसा उसको दुगना वसूल के जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। और वो सोचती है, आप भी सोचते होगे कि पैसा ये हमारे से कैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों आप भी जो खाते पीते होगे, कपड़ा पहनते होगे, ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें टैक्स जो लगाई जाती है, जो आपको पता ही होगा इन चीज़ों का रेट जो है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आप आए दिन जो सरकार को पूछते रहते हो कि पेट्रोल डीजल का रेट क्यों बढ़ रहा है। तो आप जनरली सी बात देखो, अगर किसी भी राज्य में अगर कोई चीज़ फ्री होता है तो इसका दूसरे राज्य में भी प्रभाव पड़ेगा ही ना, ठीक है। मान लीजिए इस राज्य में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, कोई सामान उधर से आएगा, दूसरे राज्य से आएगा जहाँ सस्ता रहा होगा, और यहाँ पर आते तो महंगा तो होना ही होना है उन चीज़ों का। तो यही आपको समझना है कि और समझ के भी अपने कसौटी पर रखना भी है कि कोई चीज़ जो है फ्री कोई नहीं देता है, वो आपको और भी मुसीबत में डाल रहे हैं। कहते हैं आज के समय में 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा भी आज रो रहा होता है क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। कारण क्या है? महंगाई। और महंगाई कैसे पैदा हुआ? सरकार ने अपना लालच का पटारा खोला, आप लोग लालच पे आए, उनको वोटिंग दिया, वो जीत गए। कुछ राज्यों में उनको फ्री कर दिया गया, कुछ राज्यों में जो धड़ल्ले से उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है गलत है। सिंपल सी बात है भाई, हम कमाते हैं, हमारा सब कुछ रूल रेगुलेशन है। पानी आप फ्री क्यों दोगे? अगर आपको फ्री करना है, आपको समझ अच्छा ही करना है तो पानी जो लीकेज हो रहा है उनको सीख करवाओ, ठीक है। पानी समय पे नहीं आता उनकी व्यवस्था करवाओ, ये सही है,
ठीक है, बिजली फ्री हमें नहीं चाहिए। बिजली आप इतना कोशिश करो कि समय समय पर रहे, ठीक है, आवश्यकता का यूज़ करें। फ्री होने से क्या होता है, लोग भी जो होते हैं आलस्य बन जाते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा है जहाँ फ्री कर दिया गया है वहाँ पर पानी ऐसे बह रहा होता है, ऐसे ही बिजली जल रही होती है, ऐसे ही लोगों को कोई मतलब भी नहीं होता है, फिर भी ट्रैवल करने को तैयार है। क्या हो गया, कौन सा सर हमें बस वाले ने पैसा लेना है, चलते हैं, अब घूम के आते हैं। कोई छोटा भी मैटर होता है दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे लिए ही मुसीबत का जो है घंटा जो है बजा देती है। तो इसीलिए कहते हैं ये सब चीज़ें जो होती है ये कोई एरिया में फिक्स नहीं होती है, ठीक है। नो फिक्स द टेरिटरी एरिया इज अ पब्लिक ओपिनियन, देयर इज ओपिनियन इज ऑल ओवर, यानी सभी जगह यही चीज़ होती है। पब्लिक ओपिनियन शोर डोमेस्टिक कम्युनिकेशन। देखिए पब्लिक ओपिनियन जो होती है एक डेमोक्रेटिक ओपिनियंस होती है, यानी लोकतंत्र का आवाज़ होता है। तो लोकतंत्र में ये बातों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक आया अत्यंत महत्वपूर्ण, यहाँ पर जनमत की भूमिका और महत्व। देखिए जनमत की भूमिका और महत्व क्या है, ये बहुत बड़ा यहाँ प्रश्न उठता है कि जनमत की भूमिका और महत्व किस बात पे जो है बेस्ड है। कहते हैं शासन प्रणाली में लोकतंत्र संचार को बनाए रखने के लिए जनमत को एक आवश्यक तत्व को समझा जाता है। जनमत नागरिकों के विचारों की अभिव्यक्ति को कहते हैं, यानी जनमत देखिए मतलब यही होता है कि व्यक्तियों के विचार क्या होते हैं, उनके क्या विचारधारा हैं, यही जनमत कहलाती है। कोई भी सरकार इसकी अपेक्षा नहीं कर सकती है और एक स्वस्थ एवं प्रभावशाली जनमत तनाशाह की भी कमर तोड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जनता अगर सशक्त हो तो कहते हैं कि कोई भी तनाशाह राज्य करने की कोशिश कर रहा हो उनकी कमर तोड़ देना स्वाभाविक सी बात है। लोकतंत्र शासन प्रणाली की शक्ति लोगों के विचारों को सम्मान पर निर्धारित होती है। देखिए लोकतंत्र याद रखना कि ये लोगों का सम्मान होती है, यानी जहाँ पर लोगों का विचारधारा को जो है सबसे आगे रखी जाती है। कहते हैं सामाजिक समस्या के निदान के लिए स्वास्थ्य विचार का आदान प्रदान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी अगर देखा जाए सामाजिक समस्याओं का अगर आप निदान चाहते हो तो इसमें जो है स्वास्थ्य विचारधारा का आदान प्रदान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर यही बात है कि जो स्वास्थ्य विचारधारा यानी आपकी जो विचारधारा हो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव में नहीं हो। लोकतंत्र लक्ष्य को साकार करने के लिए जनमत की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। जनमत नागरिकों में जागरूकता लाता है और उन्हें उसे जुड़े मुद्दे के विभिन्न दृष्टिकोण से जांचने परखने का अवसर प्रदान करता है। देखिए जनमत की भूमिका और महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। जनमत के महत्व और उसकी भूमिका की व्याख्या निम्न के आधार पर भी की जा सकती है। जैसे कि पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि सरकार का पथ प्रदर्शक, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि सरकार का पथ प्रदर्शक के रूप में जो होता है जनमत का महत्व रखती है। नीतियों के निर्माण में जो है जनमत सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जनमत जो होती है सरकार को एक रास्ता दिखाता है, यानी एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। सामान्य तौर पर सरकार उस जनादेश के आधार पर कार्य करती है जो उसे चुनावों के दौरान मिले थे और उस समय लोगों ने किए गए वादों को पूरा करके वह उन्हें जिताने का प्रयास भी करती है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि सरकार अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक जनता की इच्छा न हो। मैंने इसमें एक बात और भी डाला था कि जो फ्री की चीज़ें कर रही है सरकार, हर सरकार करने पे अब लगी हुई है, क्योंकि एक सरकार ने जब ये सिक्का चला के देखा तो ये सिक्का अच्छा चला। आपको पता है कि जब आप सरकार ने इस सिक्का को जो है उछाला तो ये सिक्का से उसका बहुत प्रभाव पड़ा, दिल्ली में सरकार बनी उसकी, ठीक है, उसके बाद पंजाब में सरकार बनी। अब यही सिक्का जो है बीजेपी, कांग्रेस और बहुत सारे जो है राजनीतिक नेता चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव हमारे देश पे बहुत बुरा होने वाला है। समय आप भी देखते रहना कि ये फ्री की जो सिक्का चलाया गया है वो कभी भी हमारे देश के लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। बेशकली जनता को भी आज अच्छा लग रहा हो, लेकिन जनता को तो तब इसका एहसास होगा जब वो कहते हैं खाने को रोटी नहीं मिलेगा और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो अब उनको पता लगेगा कि हमने जो कदम उठाए थे वो देशव्यापी नहीं थी, हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान था। और सरकार लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, उनका क्या है, एक सरकार जाएगी दूसरा सरकार आएगी, वो क्या कहेंगे, उन पे सारी इंजाम थोप देंगे कि भाई उन्होंने जो है महंगा करके छोड़ा था। आपको शायद याद होगा कि एक बार एक रेल मंत्री बने थे जिन्होंने रेलवे में हर चीज़ बहुत सुविधाजनक बना दिया था। मैं उनका नाम नहीं लेना पसंद कर रहा हूं क्योंकि नाम लूँगा तो कहते हैं एक प्रॉब्लम सी आ जाएगी, लेकिन बाद में जब दूसरी सरकार आई तब पता लगा कि उन्होंने रेलवे में इतना घोटाला हो रखा था और ये झूठा जो है फर्जी जो थे ये तरक्की को दिखाया जा रहा था। तो ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि जो हम अभी तरक्की देख रहे हैं दूसरा सरकार आए तो वो बिल्कुल ही नकार दे कि ये तरक्की कुछ था नहीं और ये सिर्फ देश को खोखला कर दिया गया है। तो यही होने वाला है आने वाला समय में
इसका कोई दो राय और कोई दो विचार नहीं होगा। और देखना ये होना जो है निश्चित है, तब अगर जब तक आप नहीं समझोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया है। सामान्यतः सरकार जनादेश के आधार पर कार्य करती है, यानी आप अगर चाहोगे तभी सरकार वैसी कार्य करेगी, यानी आपको फ्री लगता है तभी सरकार जो है फ्री करने के लिए अग्रसर होती रहती है। जो ने चुनाव के दौरान मिले थे और उसी समय लोगों के लिए किए गए वादों को पूरा करने का और जिताने का और आपने प्रयास किया था, तो इसी बेस को वो जो है बनाते हैं। उसके पश्चात है कानून निर्माण में सहायक। देखिए, जनता का ओपिनियन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहा ना कि आप बाहर निकलते हो, आप पे पुलिस वाले धोप जमाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गालियां देते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होता है कि कानून निर्माण भी जनता के द्वारा ही होता है। कहते हैं आपने जितने भी रूल रेगुलेशन बनाया है वो जनता ही पालन करती है, ना कि आप लोग करने आते हो पालन इसका। इसमें जनमत हमेशा सरकार का दबाव बनाए रखता है, यानी जनमत जो होती सरकार जो है सरकार पर दबाव बना के रखती है। इसलिए कि सरकार द्वारा जनमत में कानून बनाते समय इसे विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो था एक बात आई थी आपको किसान बिल के ऊपर। कहते हैं कि सरकार पर जो है आम जनताओं ने दबाव डाल के इसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब जनता का ओपिनियन जो थी बहुत इंपॉर्टेंट था और सरकार का ओपिनियन कोई भी मान्य नहीं था। अगर मान्य होता तो लागू होती, अगर मान्य नहीं था तभी तो उसको कैंसिल करना पड़ा एटलीस्ट। लेकिन कहते हैं ना, आपस तो लिया गया, लेकिन ना जाने इस चक्कर में कितने जो है मासूम ने अपना जीवन को जो है त्याग दिया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी जो है तकलीफ की बात है इसके लिए। ठीक है, कहते हैं कि जब जनमत को ही लेके हमने आगे चलना है तो पहले जनता से राय विचार ले लेना ही कोई भी सरकार के लिए ज़रूरी होता है। पहले जनता में इसको जो है प्रचार करना चाहिए, अगर जनता इसका समर्थन देती है तभी रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए। ऐसा रूल मैं इसलिए अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, यह अमेरिका में होता है। ठीक है, अमेरिका का कानून आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सभी जो रूल रेगुलेशन होती है वो जनता के समक्ष रखी जाती है। ठीक है, तभी जाकर उसको रूल रेगुलेशन लागू होता है। तभी तो सरकार के प्रति जो है जनता का रोष नहीं होती, क्योंकि जनता से जो है सरकार अपना जो है ओपिनियन ले लेती है। भारत में ही होता है कि सब लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है और जो है प्रेसिडेंट के लिए चला जाता है और यहाँ पर रूल रेगुलेशन लागू कर दिया जाता है। हमें तब पता चलता है जब ये लागू हो जाता है, और बड़े बड़े जो है मिनिस्टर लोग या बड़े बड़े कंपनियों को तो पहले ही पता लग जाता है। तभी तो आपने देखा होगा नोटबंदी में सबसे अधिक फ़ायदा जो हुआ था बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा हुआ था। मैंने तो कई जगह सुना भी था कि दिवाली के ऑफर में उन्होंने क्या किया था, अपने एम्प्लॉयज़ को घर भी कार भी दे दिया था। फिर न्यूज़ पेपर देख के और पढ़ के तो मैं बड़ी हैरान हुआ कि ये कितने अमीर हो गए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अगले महीने लॉकडाउन लगने वाला है, कहते हैं नोटबंदी होने वाला है। तब मुझे समझ में आया कि नोटबंदी के जो पैसे थे उन्होंने इन रूलों में निकाल दिया है सारा कुछ। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन होती है इसका जनता का ओपिनियन लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर बहुत से मुद्दे पर सरकारी नीति जो है निर्प्रवाद के रूप में जनमत द्वारा प्रभावित होता है, यानी देखिए निर्प्रवाद के रूप में काफ़ी प्रभावित भी होता है। मौजूदा स्थिति में कैसे कानून बनाया जाए इस पर भी जनमत सरकार की सहायता करता है, यानी जनता सहायता कर सकती है कि जनता को ही इस रूल रेगुलेशन को पालन करना है। तो जनता से ओपिनियन लेना सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ये बात मैं भी जानता हूँ कि जनता द्वारा इनके प्रतिनिधि जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो एक होते हैं, कभी कभी वो जो होते हैं अपने जो है निजी जो है विचारधारा रख देते हैं। ठीक है, जो कि सार्वजनिक विचारधारा उनका नहीं होता है। तो इसमें जो है उनकी बातों को प्रायोरिटी देना गलत होगा। अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हो तो जनता के ओपिनियन भी होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात है प्रहरी के रूप में कार्य। देखिए, प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है, यानी वॉचडॉग के रूप में कार्य करता है। जनमत एक प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है। यह सरकार पर नियंत्रण बनाए रखता है और उसे अंतर्दायी होने से रोकता भी है। ये आपने देखा होगा किसान बिल में कि ये सारी बातें सब सिद्ध हुई थी। ठीक है, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके जनमत उसे हर समय सतर्क बनाए रखता है। सरकार भी इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि अगर वह जनता की इच्छाओं के विपरीत गई तो जनता उसे अपना वोट नहीं देगा और सत्ता से हटा भी देगा। और ये सब जो था आपके समझ देखने को मिला था जब आपको पता किसान बिल पास हुई थी। तो आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब के दौरा करने आए थे तो उनके साथ भी कुछ घटना घटी थी। ठीक है, और पंजाब में भी बहुत बीजेपी की हार भी हुई थी। तो इसका कारण यही था कि आपने जनता से राय विचार नहीं लिया, आपने बहुत टाइम तक जो है उसको लटका के रखा। ना जाने कहते साल हो गई, बीत गई साल, फिर भी आपने नहीं जागे। लेकिन जैसे इलेक्शन का समय आया आपने किसान बिल को वापस ले लिया। जब आपने किसान बिल को वापस ही लेना था तो इस पहले ही ले लेते। इतना लोगों को प्रॉब्लम करने की क्या ज़रूरत था, इतने लोगों की जान गंवाने की क्या ज़रूरत थी इसमें।
और जब आपको आपस ही करना था तो स्टार्टिंग में कर लेते, विचारधारा रखते, वहाँ पर सारे मंत्रियों के साथ जो है मंथना करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब कहते जब इलेक्शन आया तो प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है किसान बिल को आपस ले लिया। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी भी जो है वो निजी फैसला नहीं लेते हों, वो भी सार्वजनिक फैसला में लगे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो होते हैं सारे मंत्रियों के दबाव में रहते हैं, तभी ऐसा फैसला होता है। बाद में जब ये सब बातें हो जाती है तब ये जो है सभी जनता के समक्ष आता है। तो चलिए ये तो बात होता है, कहते हैं ना कभी भी कोई भी बड़े लोग होते हैं उनको निजी फैसला नहीं लेना चाहिए, उनको जनता और जो सार्वजनिक विचारधारा को ही आगे रखना चाहिए। यही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर वह जनता की इच्छाओं के विपरीत गए तो जनता उसे जो है वोट नहीं देगी और उसे सत्ता से हटा भी देगी। अधिकारों एवं जो स्वतंत्रता का रक्षक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। जनमत नागरिकों के अधिकार व उसकी स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करती है और एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह सरकार के कार्य को अपनी इच्छा से या तो सराहना करे या आलोचना करे। देखिए हम नागरिक हैं, हम कोई भी बात विचारधारा बोलने के जो है सक्षम है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें तकलीफ होती है तो हम अपनी विचारधारा जरूर रखेंगे। यही बात यहाँ से बताता है कि हम स्वतंत्र के रक्षक हैं के रूप में कार्य करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों का ये अधिकार होता है कि वो सरकार कार्य को अपनी इच्छा से या तो सराहना करे या आलोचना करे। देखिए अच्छा सरकार करेगा तो हम अच्छा कहेंगे, जो बुरा करेगा वो बुरा करेंगे। कहते हैं सभी की विचारधारा अलग अलग होता है, सब जो है सरकार की जो है कार्य से खुश नहीं हो सकता है, सबका अपना विचारधारा रहता है। और देखिए जो जग कल्याण की बात होती है वो सबके नज़र में समक्ष होती है, क्योंकि जो जग कल्याण हो जग कल्याण है, लेकिन जो निजी फैसला होंगे वो निजी ही फैसला होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर रखता है। इस अधिकार का जो है प्रभावशाली एवं सकारात्मक प्रयोग न केवल सरकार के प्रोत्साहन करती है बल्कि इसे लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता के प्रति जागरूक भी बनाए रखता है। उसके पश्चात हमारा जो अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रभावशाली शक्ति के रूप में जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि विश्व स्तर पर जो है जनमत का महत्वपूर्ण बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध भी जनमत से प्रभावित होने लग गए हैं। भूमंडलीय के इस दौर में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता और उनकी सुरक्षा, पर्यावरण संबंध बातें और नस्ल धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव, बाल मजदूरों की रोकथाम और आतंकवाद आदि मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज जनमत के प्रति उत्तरदायी हो गई है और इस कारण से सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय जनमत के प्रति भी सतर्क हो गई है। दरअसल कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो जनता की अवहेलना नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए कोई भी लोकतंत्र सरकार जनता को अवहेलना करके आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उनको पता है कि जनता ही जिताती है और जनता ही उनको उखाड़ के फेंक भी सकती है। तो जनता का ओपिनियन लेना बहुत मानने में इम्पोर्टेंट रहता है। इससे हमारे देश में जो है शांति भी बनी रहती है। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए कोई रूल रेगुलेशन लागू किया जाता है, आपने देखा भी होगा कि बहुत से जो है प्रोग्राम सरकार ने लागू किया था, अग्निवीर भी लागू किया गया था। उसमें देखा था कि बहुत संपत्ति जो थी हमारे रेल का फूंक दिया गया था। ठीक है, क्यों फूंक दिया गया कि जनता से उन्होंने ओपिनियन नहीं लिया, बाद में रूल रेगुलेशन में चेंज उनको करना पड़ा। तो सबसे पहली बात तो यही होता है ना कि जनता से ओपिनियन लिया जाए। ठीक है, आपने किसान बिल का भी यही आपने दशा देखा। तो ये सारी जो होती है हमारे देश में जो है दंगा फसाद करवाने का एक जरिया बन जाता है और सरकार भी यहाँ तक उस जरिया को देने के लिए अग्रसर होती है। तो सरकार को पहले ही बातों पे मंथन करना चाहिए कि जनता का क्या विचारधारा है, जनता का क्या मूड है। इसके लिए आपके पास सोचिएगा कि सरकार के पास क्या है, कैसे ओपिनियन करेगी। सबसे बड़ा तो टेलीविज़न उनके सामने रहता है, न्यूज़ रहते हैं, न्यूज़ पे वो प्रचार करेंगे जो ओपिनियन उन्होंने लागू करना है, इसे जनता अपना समर्थन देगी। तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि जनता इसके विरोध कर रही है कि इसकी समर्थन कर रही है, और उसी तरह से लागू कीजिए। इससे आप पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और जनता भी अपनी बातों को पीछे नहीं हट सकती है। इससे कोई तरह के जो है सांप्रदायिक दंगा या कोई भी गलत मनुष्य को जो है इस तरह के जो है मौका नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है जो कि बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जनमत का निर्माण। देखिए जनमत का निर्माण कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है और इसके कुछ पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ही जो है मार्गदर्शन का कार्य करेगा। कहते हैं जनमत का निर्माण किस प्रकार होती है। जनमत के निर्माण की कोई निश्चित या स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती है। यानी जनमत के अगर निर्माण की बात करें हम तो इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, न स्वचालित कोई प्रक्रिया है। जब भी जो है जन सामान्य से जुड़ी हुई कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो समाज के विभिन्न वर्ग अपना अपना मत जो है व्यक्त करता है। तो ये तो आप जनरली जानते हो, कोई प्रॉब्लम आती है समाज में तो इसमें जो है हर लोग जो है अपना मत रखते हैं। मान लो कोई घटना घट जाती है तो सबका अपना अपना मत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ मतों पर लोग विशेष ध्यान जाता है और वह जनमत के रूप में उभर भी जाता है।
ऐसी बहुत सी औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है जो जनमत का निर्धारण कर उसे स्वरूप प्रदान करती है। देखिए, कहते हैं कोई रूल रेगुलेशन जब लागू की जाती है समाज में, तो सिर्फ कहते हैं कुछ कुछ व्यक्तियों के जो अच्छे ओपिनियन होते हैं वो भी लिया जाता है। कहते हैं कुछ ओपिनियन जो होती है हमारे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, और उस ओपिनियन को हम लेके जो है आगे चल के उसको जो है अच्छे से अच्छे बनाते हैं। तो ये ओपिनियन जो है औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जनता का जो है विचार लेके सरकार आगे बढ़े, जिससे कि कोई तरह की प्रॉब्लम जो है न फैले और जो गलत लोग हैं उनको जो है मौका न मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार हर रूल रेगुलेशन को जो है जनता के समक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो रख के जो है रूल रेगुलेशन को लागू करे। तो इससे क्या होगा कि जो गलत लोग हैं, जो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाना चाहते हैं हमारे देश में, उनका जो है उनका हाथ ही नहीं बन पाएगा इन चीज़ों में, और वो धरे के धरे उनकी विचारधारा रह जाएगा। तो सरकार को इस बात को सदैव ही ध्यान में रख के ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे है हमारा जो अगला पॉइंट है वो राजनीति सामाजिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं राजनीति सामाजिकरण हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है और उसका क्या महत्व है। राजनीति सामाजिकरण एक ऐसी मूल्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो है राजनीतिक मुद्दे के प्रति सजग हो जाता है, यानी जो राजनीतिक मुद्दा होता है उसके प्रति जो है हमेशा जो है अलर्ट रहता है। प्रत्येक मनुष्य जो है परिवार, पड़ोस और विभिन्न क्षेत्रों में पलता एवं बढ़ता है। राजनीतिक शासन प्रणाली के प्रति व्यवहार भी करता है और मान्यताओं और मूल्य का जो है निर्धारण उसके समूह में ही हो पाता है। व्यक्तित्व के निर्माण और चरित्र विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार की जो है मित्र समूह का ही होता है। यानी अगर आप देखोगे तो परिवार के बाद जो है सबसे अधिक जो लोगों पे प्रभाव पड़ता है वो जो है उनका मित्र यानी पीर ग्रुप का पड़ता है, और पीर ग्रुप के बाद जो है काफ़ी लोग जो रहते भी हैं। ये समूह ही किसी व्यक्ति के निजी विचार और दृष्टिकोण के आकार प्रदान करने में जो है आधारभूत भूमिका भी निभाती है। यानी देखिए, कोई उनका जो निजी व्यक्तित्व अपना विचारधारा रहेगा उसका एक जो है आधारभूत जो है रूप प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति जो है विशेष के राजनीतिक मुद्दे के प्रति विचार और प्रतिक्रियाएं जो है निश्चित होती रहती है, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये जनता की एजेंसियों के रूप में है। ये जनमत की जो एजेंसियाँ हैं उसके ऊपर दिखाया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि सरकार जो है अपनी कोई भी रूल रेगुलेशन लागू करने से पहले जनता का जो है ओपिनियन ले सकती है, जिससे बहुत ही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अग्निवीर जो प्रोग्राम लागू किया गया था, इसमें बहुत से रेल जो है लोगों ने जला दिया था, और कहते हैं जो आम व्यक्ति नहीं भी जलाए होंगे, लेकिन जो हमारे देश में जो है अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति सब हैं उनका जो है सबसे बड़ा उनका हाथ मिल गया था, और उनको एक मौका भी मिल गया था कि इसके प्रति जो है लोगों को भावुकता को फैलाए और उनके विचारधाराओं को जो है टटोले। तो इसमें जो है सरकार ने उनको मौका दिया। अगर वही विचारधारा अगर जनता के सामने वो उन्होंने रखा होता पहले ही, ठीक है, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। जैसे आपने देखा भी होगा किसान बिल में भी बहुत सी घटना घटी और बहुत तरह से जो है लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो ये सब क्या कारण था? क्या सरकार नहीं जानती थी कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, हमें सरकार को जो है जनता से ओपिनियन लेना चाहिए? सरकार सोचती है कि ओपिनियन कैसे हम ले। सरकार बहुत समझदार, आपको पता ही है। सरकार जो इन माध्यमों का भी उपयोग कर सकती है। उनके पास ये माध्यम सिर्फ कहते हैं प्रचार करने के लिए होता है, लेकिन जो है लोगों से ओपिनियन लेने के लिए कभी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया आज तक। सिर्फ वो जो है अपने पार्टियों का प्रचार ही करती है इससे। जैसे आपको पता है कि प्रेस हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, जनसभाएं, राजनीतिक दल और उनके गतिविधियाँ, राजनीतिक समाजीकरण, जनमत सर्वेक्षण, शैक्षिक संस्थाएं, ये सारे जो है जनमत की एजेंसियां हैं जहां से सरकार जो है अपनी हर बातों को रख सकती है जनता के समक्ष और जनता से जो है विचारधारा ले सकती है। कहते हैं जो जनता से विचारधारा ली जाती है उसमें जनता दोबारा पछता नहीं सकती है, और जनता कभी सरकार को गलत भी नहीं कह सकती है। तो हमारा जो पब्लिक ओपिनियन के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रेस। देखिए, प्रेस से तो आप भली भांति परिचित ही होगी कि जो प्रेस है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं कोई भी विचारधारा होती थी उसको प्रेस में छाप के जो है रातों रात घरों के अंदर जो है दरवाजे के माध्यम से डाल दी जाती थी, जिससे लोग जो थे अवगत हो जाते थे कि हमें ये कार्य करना है। अब देखिए उस समय कितना अच्छा जो है प्रेस माध्यम का उपयोग किया गया। आज हमारे देश में जो है सरकार ये चीज़ों पे बहुत बड़ी गलती कर रही है कि कोई भी बात को जो है कहते हैं छुपा के रखती है और एकाएक जो है लागू कर देती है, जिसके वजह से जो है जनता संभल नहीं पाती है और जनता को इस बात को एहसास भी नहीं होता कि ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं इंडस्ट्रीज वाले को ये बात की जो पहले ही उनको खबर मिल जाती है। ये आपने नोटबंदी में भी देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि प्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, सरकार प्रेस का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है जग कल्याण के लिए। कोई भी प्रोग्राम अगर लागू करना है पहले जनता से विचारधारा लेना चाहिए, इससे ये होता है कि अराजकता नहीं फैलती है हमारे समाज में। कहते समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं, फिल्में और इश्तिहार आदि प्रिंट मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है, और प्रेस और प्रिंट मीडिया संसार में घटने वाली राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं में हमें जो अवगत भी कराते हैं। ये सब सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश भी डालते हैं, और वास्तव में प्रेस एक ऐसी जो है पहरेदार के रूप में काम भी करती है, जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती भी है। प्रेस के माध्यम से जनता अपने लेखे और टिप्पणियों से जो है सरकार के कार्यों को जो है आलोचना भी, सराहना भी करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेस सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा सरकार स्वयं अपनी नीति और कार्यक्रम का जो है प्रेस के माध्यम से प्रचार भी करती है। यह अपनी उपलब्धियों और गिनवाकर जो है जनमत को अपने समक्ष करने का प्रयास भी करती है। यानी प्रेस देखा जाए तो बहुत बड़ा माध्यम है सरकार के अपनी विचार रखने के लिए भी, और सरकार को जो है जनता के विचार से अवगत होने के लिए भी प्रेस माध्यम जो है बहुत सख्त जो है कारगर के रूप में कार्य कर सकता है। उसके पश्चात आता है रेडियो और टेलीविज़न। देखिए ये भी जो है पब्लिक ओपिनियन के अंतर्गत बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। रेडियो और टेलीविज़न कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो और टेलीविज़न समाजी जीवन के जो है प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं। प्रिंट मीडिया समाज के केवल शिक्षित वर्ग को ही प्रभावित कर पाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है समाज के अशिक्षित वर्ग को इस विषय में भी जानकारी एकत्र करने और उनके विचारों को जो है निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृश्य श्रवण यानी ऑडियो विजुअल मीडिया का प्रयोग एक ऐसे सशक्त माध्यम के रूप में भी किया जा सकता है जो हर प्रकार की सामाजिक बुराइयों से मुक्त और सामाजिक रूपांतरण और नई सामाजिक व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करता हो। यह लोगों के जातिवाद और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दे पर शिक्षित भी करती है। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से लोग सरकारी नीति और कार्यक्रम के प्रति अपना भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है कि टेलीविज़न वो माध्यम है जिसमें जो है आप पिक्चर को भी देख सकते हो। इसे जो कहते हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो भी जो है समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के भाषा में जो होता है न्यूज़ सारे होते हैं, तो उनको समझना बहुत ही आसान हो जाता है, और वो सरकार की नीतियों से अवगत भी बहुत ही भली भांति हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और सरकार को इस माध्यम का जैसे इलेक्शन में प्रचार करते हैं वैसे जो है नया नीति लाते हैं उसको भी ऐसे ही प्रचार पहले करना चाहिए। प्रचार करने से ये होता है कि हर जनता जो होती है ऑटोमेटिक जो है अपना राय विचार देने लग जाती है, इससे हमें सही का ज्ञान भी हो जाता है। उसके पश्चात है सिनेमा। देखिए सिनेमा भी बहुत बड़ी माध्यम है। आपने देखा ही होगा कि सिनेमा में जो है ऐसे सिनेमा स्टार्ट होता नहीं है कि एक प्रचार आती है कि सिगरेट जो है जानलेवा है, ठीक है, ये जानलेवा है, ये बात सही है, लेकिन सरकार इसका उपयोग क्यों कर रही है? इसकी फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं कर देती है? ये आपने कभी सोचा है कि सिनेमा में सबसे पहले यही आता है कि तंबाकू सिगरेट जो होता है जानलेवा है? क्या वो जनता को खोखला बनाना चाहती है? तभी तो बड़े बड़े कंपनियों को उन्होंने ताला आज तक भी नहीं लगवाया है। कहते हैं जो हमारे देश के लिए बुराई है उनका धड़ल्ले से सरकार जो है प्रोत्साहित करती है। शायद सरकार को इससे मुनाफा होती है, इसलिए सरकार इसको बंद नहीं करती है। फिर टेलीविजन में दिखाने का क्या फायदा है? वो तो अगर मान लीजिए टेलीविजन में अगर दिखाने से सारे व्यक्ति समझदार हो जाएंगे तो इनका ऑटोमेटिक जो है इनका कंपनियों पर ताला लग जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारे देश की जनता जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। जो चीज़ को प्रचार किया जाता है ना वही चीज़ लेके आगे चलते हैं। उनको पता है कि इससे कैंसर होती है, उनको पता है कि ये उनके बाल बच्चों के लिए खतरनाक होती है, फिर भी वो लोग धड़ल्ले से जो है बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, शराब दारू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकार तो ये भाई चलाएगी क्योंकि उनसे उनका मुनाफा जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि टेलीविज़न में जो सिनेमा में सबसे पहले प्रचार तो उसी चीज़ की दी जाती है, लेकिन सरकार इस पर जो है सख्त कदम नहीं उठाती है। किसी राज्य में आपने देखा होगा कि शराब की जो है शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ शराबबंदी नहीं किया गया है, उस राज्य में धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है। अगर ज़मीनी हकीकत आप जाकर देखोगे ना तो आपको हर एक क्षेत्र में जो है शराब की उतनी ही बोतल मिलेगी जितने दूसरे राज्य में मिलते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है, नाम मात्र का नोटबंदी है। इसमें कोई व्यक्ति अगर गलती से उनको शराब के साथ पकड़ा गया तो कहते हैं उनके तो जीवन को दुश्वार बना देते हैं। इवन कि उनके चेकिंग करने के चक्कर में वो उनके माता पिता को भी परेशान करेंगे, उनके बच्चों को भी परेशान करेंगे, उनके दादा दादी को भी परेशान करेंगे। और घर में पहुंच गए तो घर में अगर कैश कुछ पड़ा होगा वो भी उठा के लेके चले जाएंगे, और बंदा पकड़ा गया तो उसका तो कहते हैं खैर भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये किस बात के लिए बनाया गया है, क्या रूल है? तो यही बात यहाँ पर ये दर्शाता है कि सिनेमा में मनोरंजन के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी किया जाता है कि ये चीज़ें गलत है,
ठीक है। सिनेमा मनोरंजन की जागरूकता लाने के लिए एक जो है पारंपरिक माध्यम रहा है और सिनेमा लोगों की जो है कलात्मक जो है अभिरुचियों को वैदिक आवश्यकताओं पूरा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ये सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर जो है विचार और प्रतिमान का ध्यान भी रखता है। फिल्म पिक्चर जो होती है या डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में का जो है लोगों की मानसिक पर काफ़ी स्वाभाविक प्रभाव पड़ता ही है और दृश्य श्रवण यानी जो है एडवल विजुअल की प्रक्रिया में अशिक्षितों को भी काफ़ी प्रभावित कर देती है। अगली पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें है सार्वजनिक सभाएं। देखिए सार्वजनिक सभाएं ये भी बहुत काफ़ी जरूरी होती है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, संस्कृति, बौद्धिक और राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जो है जनमत को जो है आकार प्रदान करने में सार्वजनिक सभाएं और मंच जो है प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ये कल्याणमय यानी लोक कल्याण के मुद्दे को भी उठाते हैं और बड़ी बड़ी जो संख्या में लोगों को भाषण, जो सेमिनार, विचार गोष्ठी और कार्यक्रम और सम्मेलन के माध्यम से एकत्र भी करते हैं। ये लोगों के साथ निजी और जो भावनात्मक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास भी करती है और उन्हें सकारात्मक और स्वस्थ कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर बात यदि हम करें राजनीतिक दल और उनके क्रियाकलाप की तो ये बात साफ हो जाता है कि राजनीतिक दल जनता का निर्माण और उसे संगठित भी करते हैं। देखिए जनता में अगर आप देखिएगा तो जनता जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सरकार को जो है मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मार्गदर्शन के रूप में जो इनका प्रेशर ग्रुप होती है यानी जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका अदा करते हैं। उन्हें जनमत को जो है लंबत करने वाले कहा जाता है। राजनीतिक दल लोगों को सार्वजनिक मुद्दे में से केवल अवगत ही नहीं कराते हैं बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों के राजनीतिक रूप से सतर्क करना भी होता है ताकि लोग सार्वजनिक समस्याओं के विषय में सोच सकें। और राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए पत्रिकाएं, फॉर्मुलेट और इश्तिहार और घोषणा पत्र आदि छपवाते भी हैं। उसके पश्चात है जनमत सर्वेक्षण। देखिए जनमत सर्वेक्षण समय का जो है रुझान या झुकाव दिखलाता है। यह विभिन्न जो है राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति व आर्थिक विषयों पर जनता के व्यवहार और उसके विचारों के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने का एक जो है प्रभावशाली तरीका माना जा सकता है। सामान्यतः इसका संचालन व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। देखिए व्यवसायिक जो है संस्थाएं वो चलाती है इसको, जो जनसंख्या के समुचित प्रतिनिधित्व का जो है ध्यान भी रखती है। हाल के वर्षों में जनमत को समझने और उनका जो है मूल्यांकन करने में जनमत सर्वेक्षण एक बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय माध्यम बन गया है। बहुत से अवसरों पर जो है मतगणना का यह तरीका स्थिति को ठीक ढंग से जांच करने में सफल नहीं हो पाया है और इसी कारण इसकी परिणाम और भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई है। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है जनमत पर इसका प्रभाव जो है काफ़ी उल्लेखनीय ही है। उसके पश्चात है शिक्षण संस्थाएं। देखिए शिक्षण संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, साहित्यिक मंडलों, अध्ययन समूह और विश्वविद्यालय और जो है पुस्तकालय सम्मिलित किया गया है। ये जनमत को एक बड़ी सीमा तक जो है प्रभावित कर सकते हैं। किशोर जनसंख्या दूसरे के विचारों से जल्दी ही प्रभावित हो जाती है, जो कि कोई बुराई नहीं, सच्चाई बात है कि बच्चे जो है बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के। इसलिए उस आयु के किशोरों के लिए सही प्रकार के प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध जो है नेतागण, बुद्धिजीवी और जो शिक्षाविद उनकी नेतृत्व क्षमता के आकार प्रदान करने में सहायता भी करते हैं। वाद विवाद और विचार विमर्श, सेमिनार आदि के माध्यम से जनमत का निर्माण करने में सहायक भी होते हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ अनेक गतिविधियां जैसे नाटक, विचार गोष्ठियाँ, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताएं आदि में छात्रों की जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर संवेदनशील बनाने में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। आप सोचते होंगे कि इसमें बच्चा क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रदूषण है। तो आप अगर कोई पेंटिंग करवा लो प्रदूषण के ऊपर तो बच्चे अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे से व्यक्त करते हैं। शायद ये सरकार नहीं जान पाती है लेकिन बच्चे बहुत ही जो है अच्छी और भावनात्मक रूप से उन चीज़ों को प्रदर्शन करने की कोशिश करती है जो हमारे देश के लिए खतरा का सबब बनता है। तो इससे बच्चों का जो है मानसिकता को जो है सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन जनमत के प्रयोग भी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जनता स्थानीय और राष्ट्रीय मामलों की रुचि लेती है। जनता जो है मोटी तौर पे ठीक ठाक जो है जानकारी रखती है। इसी कारण से वह बुद्धि एवं तर्क के आधार पर सोचती और तर्क जो है एक संगत निर्माण भी होती है। कहते हैं जनता का मत चुनावों के माध्यम से अभिव्यक्त भी होता है और जनमत सरकार को अपने आदेशों का पालन करने के लिए भी हमेशा बाध्य करती है और सरकार भी सतर्क होकर ऐसे कानून का निर्माण करती है जो उन सामाजिक और नैतिक मूल्य पर आधारित हो जिन्हें जनमत द्वारा जो है अभिव्यक्त किया भी जाता हो। जनमत में विचारों की विविधता एवं बहुलता को देखा जा सकता है। कभी कभी इसे बहुत ही जो है अनौपचारिक रूप से भी लिया जाता है। ऐसे में यह व्याख्या
जो है व्याख्या का विषय बन जाता है। गलती अब विचार या मत में नहीं होती है बल्कि उसकी व्याख्या से ही होती है। ऐसे समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो है नमूने ही विश्वसनीय न हो। जो कहते हैं आधुनिक आम समाजों में लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ते, सुनते और देखते भी हैं। तो ऐसे हुए उनके लिए असत्य और तथ्यों की जो है वास्तविकता को जो है जांचना सरल नहीं रह जाता है। इस कारण से ये लोगों के सामने ऐसी चुनौती प्रस्तुत करता है कि वह समाचार और विचारों को ठीक ढंग से जो है अंतर रखना सीख लेते हैं। इन सब बातों के पश्चात भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता के, सरकार और नागरिक के बीच संचार का सबसे प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि स्वास्थ्य जनमत निर्माण में आने वाली बाधाएं। कहते हैं बहुत से कार्य हैं जिसमें बाधाएं जो होती है एक बहुत बड़ा समस्याएं पैदा कर देती है। बाधाओं इंसान के जो है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो है खत्म कर देती है। कहते हैं जनमत तब तक लोगों के मतों और विचारों का सही प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा जब तक कि कुछ बाधाओं का जो है उन्मूलन नहीं किया जाए। यानी कुछ बाधाएं हैं जिसको जो है हटाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है कि बाधाओं में सबसे पहले उदासीन रवैया होती है। आमतौर पर लोग अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखना पसंद करते हैं। ये तो देखने में आपको मिला भी होगा कि यहाँ पर भारत में जो वोटिंग परसेंटेज होती है बहुत ही 60 या 70 के आसपास ही होती है, कभी कभी 50 ही होती है। इससे जो एक बात साबित हो जाता है कि यहाँ के लोगों को इतना इंटरेस्ट राजनीतिक में नहीं रह गया है, क्योंकि उनको पता है कि जो जिसने अपना अच्छा खासा लालच की जो है पिटारा खोला है उसी की जीत होगी। और इसमें गरीब लोग ये अपना लालच के पिटारा के चक्कर में पड़ के जो है वोट देते हैं। आम बड़े व्यक्ति जो होते हैं इनका ये विचारधारा होता है कि इनको क्या लेना है, यानी उनकी रवैया जो होती है उदासीन होती है। कहते हैं उनका मानना होता है कि राजनीतिक निर्माण में उनका भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। उनके इस जो है उदासीन रवैयों को बदलने और राजनीतिक निर्माण में भागीदारी बनने की आवश्यकता होती है। लोगों को उनके अपने देश में होने वाली इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके विकास संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। देखिए कुछ व्यक्ति होना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इसलिए भी नहीं होना चाहते कि उनको ये पता है कि राजनीतिक जो है आजकल साधारण व्यक्तियों का नहीं रह गया है। आजकल कहते हैं जिनके पास बाहुबली होते हैं वही जो है राजनीतिक में अपना पैठ जमा पाते हैं। आम बंदे को राजनीतिक में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनके पास ना तो अधिक पैसे होते हैं और ना लोगों में बांटने के लिए उनके पास कोई धन होता है। तो इसलिए आम बंदा जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। इसमें तो वो व्यक्ति दिखाते हैं जिनके पास काफ़ी धन हो या उनके पास काफ़ी बाहुबल हो, तो वही बंदे जो होते हैं आजकल इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आम बंदे तो इनसे काफ़ी दूर या बहुत ही दूर रहना पसंद करते हैं। उसके पश्चात है निरक्षरता। देखिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए कि समाज के शिक्षित एवं प्रबुद्ध लोगों से यह आशा की जाती है कि वो अच्छे मतदाता और नागरिक होंगे। वही दूसरी ओर अशिक्षित लोगों का ज्ञान जो है सीमित होती है और वो राजनीतिक समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उस समय नहीं समझ पाते तो जनरल सी बात होगा कि वो साक्षर नहीं होते हैं। वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क निर्माण करने में समर्थ नहीं होते कि भाई क्या सही और क्या गलत है। यही बात मैं आप लोग को भी समझाने की कोशिश करता हूँ ना कि कभी भी हम ये बात देखते हैं कि लालच बुरी वाला है, लेकिन फिर भी हम जो है अपनी बुद्धिमत्ता का यहाँ उपयोग नहीं करते हैं, अपनी सतर्कता का जो है तर्कसंगता का उपयोग नहीं करते हैं और हम राजनीतिक नेताओं के गलत जो विचारधाराओं में फंसते चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है अशिक्षित होने का प्रमाण है कि हम लोग अशिक्षित हैं और हम लोग को समझ नहीं है कि हमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लालच में फंस जाते हैं। वे आवेश और भावनाओं में प्रभावित हो जाते हैं और निरक्षरता के कारण पैदा होने वाली अज्ञान समाजी जीवन के लिए अभी श्राप बनता जा रहा है। देखिए इस बात के लिए मैं भी बहुत मानने में एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी सरकार की भी ये विडंबना है। सरकार भी अनपढ़ बनाए रखने की साजिश चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखोगे कि आज किताब की जो है पढ़ने लिखने की चीज़ जो है इतनी महंगे होते चले जा रहे हैं कि उसका जो है कुछ कही नहीं जा सकती है, लेकिन सरकार जो है जो चीज़ गलत है उन चीज़ों को जो है काफ़ी प्रोत्साहन भी दे रही है। अब इसके बारे में मैं क्या विचारधारा रखूँ ये भी बहुत बड़ी यहाँ पर जो है विडंबना है। एक स्वस्थ जनमत का निर्माण केवल ज्ञान और शिक्षा के वातावरण में ही किया जा सकता है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ, तभी मैंने जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर भी बनाया है कि जनता के सामने जो है आने वाले जो हमारे जनता हैं, जो आने वाले विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अगर वो समझदार बन जाएं तो हमारा देश का कल्याण संभव हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं जब तक शिक्षा आपको सही नहीं मिलेगा, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आप जो हो कभी भी आगे नहीं समझ पाओगे। इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बीच बीच में आपको उन बातों को भी उजागर करने की कोशिश करता है जो आपके हित में होते हैं।
तो इसको कहते हैं, अगर कोई सुनता भी है तो उसको गलत न धारणा प्रकट करे उसके, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान दे, ये बहुत बड़ी बात रह जाती है। यदि बात हम करें निर्धनता की, कहते हैं भारत में सबसे बड़ी जो है विडंबना है निर्धनता ही है। निर्धन लोग राजनीति से परे रहते हैं और सार्वजनिक मामलों पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। वो राजनेताओं की बड़ी बड़ी बातों में आसानी से आ जाते हैं। तो आपने को पता ही है कि बड़ी बड़ी बातें जो है आसानी से आ जाना इनका जो है निर्धनता का सबसे बड़ा कारण बनता है। वो सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फ्री की चीज़ें नहीं हैं, उनसे जो है दूसरी तर्ज से जो है उनसे वसूला जा रहा है। बिना सोचे समझे अपना वोट दे देते हैं तथा कई बार अपने वोटों के बेच भी देते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में पैसे बांटने की जो समस्या है वो बहुत आम है, दारू बांटने की समस्या जो है बहुत आम है, ठीक है, कपड़े बांटने की समस्या जो है बहुत आम है। कहते हैं बड़े बड़े नेता लोग तो अपने घर तक बेच के भी जो है इलेक्शन लड़ते हैं और एक बार जीत जाते हैं तो फिर वो सारे पैसा एक ही झटके में वसूल लेते हैं। इस प्रकार के मामलों को ध्यान में रखकर सरकार गैर सरकारी संगठनों और दबाव समूह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी होगी। निर्धन और धनी के बीच का अंतर को कम किया जाना चाहिए। अंततः संपत्ति के बंटवारे को भी जो है न्याय उचित रूप से किया जाना चाहिए। निर्धनता कम करके ही एक स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव हो सकता है। देखिए, जब तक कहते हैं जब तक हम निर्धनता को कम ना कर सके तब तक जो है एक अच्छा स्वस्थ जनमत जो है हमारे देश में होना संभव नहीं है। विभिन्न जातियों एवं संप्रदाय के बीच असंतुलन, देखिए ये भी सबसे बड़ी समस्या है। लोकतंत्र में लोगों और राजनीतिक दलों के जो है जात पात एवं संप्रदाय की भावनाओं के ऊपर उठना चाहिए। उन्हें अपने आप को धर्म एवं संप्रदाय की सक्रिय दीवार के बीच नहीं बांटना चाहिए। धर्म व राजनीति के जो है अलग रखना चाहिए। देश के अंदर सामाजिक समस्या जो सामंजस्य स्वास्थ्य जनमत के निर्माण के लिए एक मंच की आधारशिला रख सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि जब भी इलेक्शन आती है तो हमें जात पात के ऊपर भेदभाव करके वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आप वोट उनको दो जो आपके लिए अच्छे कार्य कर रहे हो, जो आपके विचारों से अवगत हो, आपके जो है सोच पे आधारित हो। ये नहीं कि आपने जाति पे खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको वोट दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप भारत के नागरिक हो, कोई जात पात से आप ओतपोत नहीं हो। जात पात कहते हैं तब आता है जब हम समाज में रहते हैं। जब देश की बात आती है तो वहाँ पर जात पात नहीं आती है, वहाँ पर सिर्फ एक ही भावना होता है कि हम एक है और हमें पूरा देश के लिए सोचना है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यही बात को आपको अपना के आगे बढ़ना भी चाहिए। इससे दूसरा व्यक्ति जो है आपका कभी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा और भारत में जो है इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगा फसाद होती है भाषा के ऊपर या जाति के ऊपर, वो कदाचित कभी नहीं हो सकता है। उसके पश्चात है स्वतंत्र प्रेस। देखिए, स्वतंत्र प्रेस पूर्वग्रह से मुक्त और विषयनिष्ठ स्वतंत्र प्रेस तथा हर प्रकार के भय से मुक्त मीडिया एक जो है स्वास्थ्य जनमत की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा सकती है। प्रेस पर धार्मिक पूंजीवादी और शेयर हित हावी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस के निष्पक्ष और विश्वसनीय ब्यूरो प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात पुराने समय से जब आज़ाद भारत नहीं हुआ था उस समय प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हर एक व्यक्ति ने जो है अपना विचारधारा रखा था और कहते हैं प्रेस को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। टेलीविजन समाचार माध्यम को जो है स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आजकल देखते भी होंगे कि बहुत से टेलीविजन जो है हमेशा ये सुनने को मुझे मिलता है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए बात कर रही है, एक पार्टी के हित के लिए कर रही है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ कारण होगा तभी ये बात बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। इसलिए सदैव एक बात ध्यान रखना कि जिस देश का जो है स्वतंत्र प्रेस होगा वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक ही स्थापना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्वतंत्र प्रेस रहेगा तो अपनी विचारधारा जनता के सामने रख सकती है, जनता के जो है विचारों से अवगत हो सकती है। तो इसलिए जो है हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो है प्रेस को स्वतंत्र रखने के लिए ही अग्रसर रहना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कर रहे थे, यानी इसमें जो है पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत और जो है दबाव समूह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें से हमने पब्लिक ओपिनियन के बारे में पहले कर चुके हैं। अब जो हमारा आया है दबाव समूह। देखिए, दबाव समूह जो है अगर देखें हम राजनीतिक शास्त्र में तो दबाव समूह का अपना एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं अगर दबाव समूह नहीं रहेगा तो सरकार अपनी मनमर्जी करने लग जाती है। तो इसलिए दबाव समूह का जो है पॉलिटिकल में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। यदि बात करें जनमत किसी प्रकार सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में सहायता होती है, यानी जनता का जो मत होता है वो सरकार के जो है नीतियों को काफ़ी प्रभावित करती है। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसे स्वयंसेवी समूह भी होते हैं जो जनता के विशेष हितों की समाज में रक्षा भी करते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों की जो है ज़रूरतें, उनकी आवश्यकताओं का जो है काफ़ी सुरक्षा करते हैं।
दबाव व हित समूह पूरी तरह से संगठित समूह ही होते हैं। अगर देखा जाए तो दबाव समूह व हित समूह एक तरह से संगठित होता है जो सरकार पर प्रेशर डालती है कि सरकार ये चीज़ें न करे। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि दबाव समूह हित समूह पूरी तरह से संगठित में सम्मिलित रहते हैं जिनके सार्वजनिक और सामाजिक हित होते हैं तथा वो समूह सरकार की नीति निर्धारक प्रक्रियाओं के बाहरी दबाव डालकर प्रभावित करते रहते हैं। दबाव समूह की सदस्यता सर्वैच्छिक होती है और वे प्रत्येक देश में पाया जाता है। इवन कि हमने जब अमेरिका के चैप्टर भी किया था बीए फाइनल ईयर बच्चों के लिए जो कि 5th सेमेस्टर में थे, उसमें हम दबाव समूह जो था यूके के भी हमने किया था और जो इंग्लैंड का भी किया था, तो उसमें यही बात बताई गई थी कि उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर दबाव समूह जिसके पार्टी के साथ हो उसकी विजय सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर भी दबाव समूह का अपना एक विशेष महत्व होता है इंडिया में भी कि दबाव समूह से क्या होता है, सरकार की नीतियों को काफ़ी प्रभावित किया जा सकता है। ये समूह सरकार की नीति को निर्धारित प्रक्रियाओं में बाहरी दबाव डालकर काफ़ी प्रभावित करते हैं और कई कई फैसले तो बदलने के लिए भी अग्रसर होते हैं। दबाव समूह की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, यानी आप अपना मर्जी से जो होते हो दबाव समूह में सम्मिलित हो सकते हो। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, यानी आप अपने इच्छा से जो है इसमें सम्मिलित होने के लिए अग्रसर हो सकते हो और ये प्रत्येक देश में पाया जाता है। हर एक देश में जो है दबाव समूह का अपना एक विशेष महत्व स्थान रखता है। इन दबाव समूह के कार्य बहुत ही सीमित व सक्रिय होता है और इसका चरित्र बहुत ही और जो है अनौपचारिक, सक्रिय और गैर मान्यता प्राप्त होता है, यानी इनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं। ये दबाव समूह सामाजिक राजनीतिक दलों के विपरीत चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। देखिए, दबाव समूह का कार्य होता है चुनाव में कभी भाग नहीं लेते हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे आपको कहीं भी हो। दबाव समूह का कार्य होता है सरकार की नीतियों को जो है प्रभावित करना होता है। ये किसी भी तरह से जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये अनेक तकनीकों के माध्यम से सरकार पर जो है दबाव डालने की सदैव कोशिश करते रहते हैं। इसी कारण से इन्हें दबाव समूह भी कहा जाता है, यानी सरकार पर दबाव डालने की प्रक्रिया को ही दबाव समूह कहा जाता है। ये डेफिनेशन के रूप में आप दिमाग में रख सकते हो। इन सब के बावजूद भी ये देश की जो है राजनीतिक में जो है अपना काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है और जनता को जो है लामबंद करने में काफ़ी सहायता भी होता है, यानी जनता की विचारधाराओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए सदैव ही अग्रसर होता है। विभिन्न प्रकार के जो है दलीय प्रणाली विभिन्न प्रकार की दबाव गतिविधियों को जन्म देती है। यही तो जनरल सी बात है, ये आप भी जानते हो कि विभिन्न प्रकार के दलीय प्रणाली जो होती है विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के गतियों को जन्म देती है। तो दबाव समूह कहते हैं ना, जैसे जैसे गतिविधियाँ होगी वैसे वैसे दबाव समूह जो है जन्म लेगा ही लेगा। विभिन्न राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूह में कार्य करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, यानी दबाव समूह हर जगह अपना एक प्रक्रिया करती है जो सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करती है। जैसे आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी सेंटर भी एक तरह से देखा जाए तो दबाव समूह के रूप में ही कार्य कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है हम बच्चों को अच्छी बात बताते हैं जिसमें सारी बातें जो होती है हमारे समाज के लिए अच्छी होती है। इसमें आपको हर एक बात को जो है पहलू को समझाने की कोशिश किया जाता है जिससे आप अच्छे नागरिक बन सको, और जब आप अच्छे नागरिक बन जाओगे तो देश की भलाई हमेशा ही हो जाएगा। तो ये भी जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर का जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है कि यहाँ के जो भारत के देशवासी के जो हैं वो अच्छे से अच्छे जो है अपने कर्म निष्ठा और जो है अपने देश प्रेम के लिए से जुड़े रहें। तो यही बात यहाँ पर भी होता है कि देखिए, विभिन्न राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूह के कार्य करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है और यह निम्नलिखित 5 घटकों को जो है नियंत्रित करती है, यानी 5 तत्वों को जो है ये नियंत्रण करने के पक्ष में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि दबाव समूह के कौन से घटक होते हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा। सबसे पहली बात है राजनीतिक जो है संस्थाओं का क्या ढांचा होगी। उसके बाद है दलीय प्रणाली की क्या प्राकृतिक होगी और राजनीतिक संस्कृति तथा लोगों व नेताओं का क्या व्यवहार होगा, और सामने आने वाली समस्याएं और मामलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, और सम्मिलित समूहों का जो चरित्र एवं प्रकार किस प्रकार होगी। तो इस सब जो है 5 घटकों को जो है नियंत्रण करने के लिए जो है दबाव समूह सदैव ही अग्रसर होती है। यहाँ पर जो हमारा दबाव समूह के जो अंतर्गत है भारत में दबाव समूह का वर्गीकरण आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में दबाव समूहों का किस प्रकार जो है वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि संसार के सभी देशों में दबाव समूह होते हैं। जो जनरल सी बात है कि दबाव समूह नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो है राजनीतिक पार्टी अपना मनमाना करने लग जाएंगे। भारत में जो है अपवाद नहीं है, ये अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को सदैव प्रभावित करते रहते हैं और इसके उद्देश्य और लक्ष्य के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। एक तो होता है व्यवसायिक दबाव समूह, एक होता है सामाजिक संस्कृति दबाव समूह, एक होता है संस्थागत दबाव समूह, उसका तहत दबाव समूह। तो ये चारों दबाव समूह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका भारत में जो है अपना विशेष स्थान भी रखता है।
इसमें से जो है सबसे पहला जो यही आता है कि व्यवसायिक दबाव समूह। देखिए, इस वर्ग में उन दबाव समूहों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण किसी निश्चित पेशे या व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। यानी ये जो होते हैं व्यवसाय के रिगार्डिंग प्रेशर ग्रुप होते हैं, जहाँ पर जो है कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाती है। ऐसे बड़े व्यवसायिक घराने जिनके पास संसाधनों की प्रचुरता होती है या जिनके पास तकनीकी या प्रबंधन के क्षेत्र के कर्मचारियों की उपलब्धता भी होती है तथा जिनके सरकार के संहिता वर्गों और मीडिया प्रशासन और विपक्षी दलों से अच्छी जान पहचान व संबंध होते हैं, उनके नियंत्रण में सबसे संगठित एवं शक्तिशाली दबाव समूह होते हैं। यहाँ पर जो एक चित्र दिखाया जा रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ द इंडिया चैम्बर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रीज के लिए लगाया गया है, यानी व्यवसायिक संस्था के रिगार्डिंग जो है ये लगाई गई है, जो एक सेमिनार के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। कहते हैं अनेक व्यवसायिक घरानों का प्रभावित भारतीय संसद या विधानमंडल में है और उनके पास ऐसे प्रतिनिधि एवं जनसंपर्क अधिकार है जो प्रशासन में उच्च नौकरशाहियों के संपर्क बनाए रखते हैं। फिर निजी पूंजियों के क्षेत्रों में सबसे बड़ा तथा प्रभावशाली संगठन है। ये लगभग कहते हैं 40,000 प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 40,000 जो है प्रतिष्ठानों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ एक बड़ी जो है व्यापारिक कॉर्पोरेटर जगत होते हैं जिसमें राजनीतिक दल निधि इत्यादि प्राप्त करने के लिए इस पर आश्रित भी होते हैं। इसके बदले में ये राजनीतिक दल इन्हें कारोबार शुल्क यानी टैरिफ, पूंजी निवेश कर आदि में काफ़ी छूट भी देते हैं। आज के भूमंडलीयकरण के उदारवाद के दौर में फिक्री की भूमिका बहुत बढ़ गई है। विशेषकर आर्थिक और रणनीतिक निजी में संबंधी मुद्दे पर सरकार इस समूह के विचार सुनती है एवं उसकी सलाह लेती भी है। इसमें सरकार में अगर देखा जाए तो इनकी जो है बहुत बड़ी जो है भागीदारी बन गई है आज के समय में। आज जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सारे के सारे जो है सरकार में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिया जाए तो आपको ये बात शायद याद हो कि नोटबंदी होने से पहले ही जियो कंपनी की स्थापना किया गया था। तो इसका क्यों स्थापना किया गया था, इसको क्यों किया गया था, इस बात को आप भली भांति समझते ही होगी। कुछ अन्य जो है व्यवसायिक समूह जैसे एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज यानी टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया, टाटा बिरला, डामिनिया और हिंदुस्तान लीवर आदि, ये सभी पर सरकारी और निजी जो है नीतियाँ कानून को प्रभावित करने वाली कंपनियां हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान इंडिया में रखती है। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का इतिहास हमें जो है स्वतंत्रता के दौर से पहले से ही नजर आता है। यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे पहले से जो देखा जाए तो जो ट्रेड यूनियन और किसान संगठित थी। अगर आपको याद होगा चंपारण का एपिसोड तो इस बात को आप भली भांति समझते भी होगी कि वहाँ पर जो है किसानों के द्वारा जो है पहले सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि किसान संगठन का इतिहास जो है स्वतंत्रता के दौर से ही चली आ रही है। श्रमिक वर्ग के समाजी राजनीतिक हितों का समर्थन करने के उद्देश्य से सन 1920 में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया और हिंद मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन CTU और इस प्रकार के ट्रेड यूनियनों के कुछ उदाहरण भी हैं। देश के अलग अलग भागों में बिजली, पानी, बैंक, इंश्योरेंस आदि के संबंधी ट्रेड यूनियन किसी न किसी प्रकार से जो है अखिल भारतीय संगठन में संबंध भी रखती है। ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए किसानों व कर्जदारों का इस्तेमाल करते हैं। यानी राजनीतिक दल आपने देखा भी होगा सदैव ही ये क्या करते हैं, किसानों और कर्जदारों पर हमेशा ही राजनीति करते हैं और अपना जो है मंशा सिद्ध भी करते हैं। यानी राजनीतिक दल के मेन केंद्र बिंदु जो होता है काश्तकारे होते हैं या किसान होते हैं। इससे जो है वो अच्छा खासा अपनी राजनीति कर लेते हैं। ऐसे समय में उन्हें एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। वो सभी कृषि के क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा चाहते हैं जिनके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उनके मुख्य उद्देश्य में पैदावार के लिए उच्च मूल्य उर्वरक जैसे सब्सिडी, ऋण एवं खाद की उपलब्धता आदि सम्मिलित है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान आदि में प्रभावशाली किसान संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन सरकार द्वारा कृषि संबंध में लिए जाने वाले निर्णय को काफ़ी प्रभावित करती है। इस प्रकार संगठन राष्ट्रीय जागरूकता तथा वर्ग चेतना को भी एक सुनिश्चित आकार प्रदान करते हैं। इसके पास समाज के जो है अपेक्षित एवं निर्धन वर्गों की बेहतरी के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति एवं एकात्मक होती है, किंतु अगर देखा जाए तो पूंजी की ताकत नहीं होती है। यानी आप पूंजी की ताकत नहीं होता है इनके पास लोगों का सिर्फ समर्थन होता है। अगर आपने देखा होगा तो किसान आंदोलन जो हुआ था वो काफ़ी बड़ा उदाहरण आपके समय जो है प्रस्तुत किया गया था।
शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, अध्यापक, गैर व्यवसायिक कर्मचारी वर्ग, स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय आदि की अपनी जो है यूनियन है, जिसके द्वारा वह जनमत को लंबित करते हैं तथा अपने अधिकार जैसे जो है पीएफ, एजुकेटेड बोनस, एलसीडी और छुट्टियां और व्यवसायिक स्थानों को खोलने, जो है परिवहन की समुचित सुविधाएं, फीस संरचना आदि की सुरक्षा के लिए सरकार का प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के कुछ संगठन हैं जो नेशनल यूनियन, स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन आदि सम्मिलित है। इन सब का कार्य जो होता है दबाव समूह के रूप में कार्य होता है और सरकार पे जो है समय समय पर ये लोग दबाव डालती रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक संस्कृति दबाव समूह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सामाजिक संस्कृति दबाव समूह के अंतर्गत है। ऐसे बहुत से सामाजिक संस्कृति दबाव समूह हैं जो सामुदायिक सेवा से सरोकार रखते हैं तथा संपूर्ण समुदाय के हितों की जो है बढ़ावा देने के लिए कार्य भी करते हैं। इसके अलावा कुछ और दबाव समूह भी है जो अपने भाषा और अपने धर्म के प्रचार के लिए कार्य करते हैं। ऐसे कुछ दबाव समूह निम्न है: आर्य प्रतिनिधि सभा, जन सेवा संघ, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, जमात ए इस्लामी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, फारसी अनुमंजन, यंग मैन ईसाई संगठन, बजरंग दल, संस्कृत साहित्य अकादमी, पंजाबी अकादमी या मराठी संघ, भारतीय अधीन जाति संघ, शरणार्थी लोक समिति आदि सब कुछ जो है यहाँ सम्मिलित है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संस्थागत दबाव समूह। देखिए ऐसे भी कई दबाव समूह हैं जो सरकारी ढांचे के भीतर काम कर रहे हैं। बिना राजनीतिक पद्धतियों में शामिल हुए ये दबाव समूह सरकार की नीतियों को अपने हितों के लिए सदैव प्रभावित करते रहते हैं। जैसे सिविल सर्विस एसोसिएशन, पुलिस वेलफेयर संगठन, एग्जिट ऑफिसर यूनियन, डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन, आर्मी ऑफिसर्स संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि कुछ इसी प्रकार के दबाव समूह के उदाहरण हैं। और इस दबाव समूहों के द्वारा स्थानांतरण, अवकाश नियमों और मुद्रा समृद्धि के कारण पर्याप्त महंगाई भत्ता का निर्धारण आदि जैसे मामलों में इसके द्वारा दबाव बनाया जाता है। हालांकि इनके कार्य सार्वजनिक होते हैं लेकिन फिर भी ये सरकारी तंत्र के जो है भीतर रहकर ही सक्रिय बने रहते हैं। यानी कहा जाए तो कहते स्थानीय दबाव समूह का अपना एक विशेष स्थान है। बेशक लिए सरकारी भी होते हैं लेकिन फिर भी जो है इनका समाज पर अपना एक विशेष प्रभाव रहता है और सरकार पर भी ये प्रभावित डालने के लिए सदैव अग्रसर होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अंतिम जो है दबाव समूह यानी तदर्थ दबाव समूह। तदर्थ का दबाव समूह क्या होती है? कैसे कहते हैं कुछ दबाव समूह किसी विशेष मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए उद्देश्य से बहुत थोड़े समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद ये समाप्त भी हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की विषम स्थिति में ये दबाव समूह अपने हित में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं और इस प्रकार के दबाव समूह जो है उड़ीसा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, मदान आयोजन, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन, गुजरात रिलीफ डाइजेशन आदि। देखिए सारे के सारे जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट दबाव समूह है जो समय समय पर सरकार को जो है मार्गदर्शन करने के लिए सदैव अग्रसर होती रहती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दबाव समूह की क्या भूमिका है? देखिए दबाव समूह की अपनी एक भूमिका होती है और दबाव समूह कहा जाए तो हर विश्व में हर जगह पर पाया जाता है। ठीक है, दबाव समूह में गतिविधियां जो है लॉबी नाम से प्रचलित है और लॉबी एक अमेरिकी शब्द है। ठीक है, लॉबी जो होता है एक अमेरिकी शब्द है लेकिन आज इसका प्रयोग न केवल यूरोपीय लोकतंत्र में किया जाता है बल्कि जापान सहित विश्व के अन्य बहुत से देशों में किया जाता है। यह सदन के भीतर जो है लंबी और इंद्रित करता है जहां संसद सदस्य और विधायक सदनों से संबंधित जो है कार्रवाइयों पर जो है चर्चा करती है। कहते हैं भारतीय राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ी के रूप में तथा संचार के एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये लोगों को बहुत से सामाजिक आर्थिक मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाते हैं तथा उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित भी करते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली नेतृत्व का निर्माण भी करते हैं तथा भविष्य के नेताओं को एक जो है प्रशिक्षण मुहैया भी कराते हैं। ये समाज के बहुत से परंपरागत मूल्य के बीच का अंतर को कम करने का प्रयास भी करते हैं। एकता और अखंडता की स्थापना ही दबाव समूह के कार्य का मुख्य परिणाम है। यानी दबाव समूह का मुख्य जो है परिणाम यही निकलता है कि वो जो है समाज में इंडिया में जो है एकता और अखंडता बनाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। इवन हम कहते हैं इंडिया में तो है ही है, विदेशों में भी जो है इसका बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्थान है। इस प्रकार ये बात एकदम स्पष्ट हो जाता है कि दबाव समूह सरकार का प्रशासन दोनों की नीतियों को प्रभावित सदैव करता रहता है। आप उन दबाव समूह के बारे में पहले ही पढ़ चुके जो भारत में कार्यरत है, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं।
किसी देश की राजनीतिक संस्था दबाव समूह के कार्य और उनके मुख्य उद्देश्य को सुनिश्चित करते हैं। जैसे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, अन्य लोकतांत्रिक देशों में दबाव समूह के पास सरकार के नियमों को प्रभावित करने के अधिक अवसर भी होते हैं। अगर आपने दबाव समूह पढ़ना है अमेरिका और इंग्लैंड का, तो इसका वीडियो भी जो है इस चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें मैंने इंग्लैंड और अमेरिका में जो है बीए फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए करवाया था, जो 5th सेमेस्टर में थे, उनके लिए इंग्लैंड का और अमेरिका के दबाव समूह में मैंने जो विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। तो आप वहाँ से भी जान सकते हो कि इंग्लैंड में दबाव समूह के क्या कार्य है और अमेरिका में दबाव समूह का क्या रोल होता है। देखा जाए तो ब्रिटेन में जब संसद सदस्यों की अपेक्षा कैबिनेट और जो है सर्विस सिविल्स यानी लोक सेवा आदि प्रभावशाली हुए हैं, तब से पहले से जो है मुकाबले दूसरे का जो है पहुंच बनना उपयोगी हो गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स की लॉबी की अपेक्षा एक लोक सेवा के सदस्यों की लॉबी करना अधिक प्रभावकारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस संबंधित समिति प्रणाली और उसके प्रभावशाली चेयरमैन पर ध्यान केंद्रित करना काफ़ी लाभदायक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जो है निर्माता संगठनों के बहुत जो है शक्तिशाली माना भी जाता है। फ्रांस में ही समूह जो है राष्ट्रीय जो है असेंबली के बजाय प्रशासन को अपना लक्ष्य बनाता है। यद्यपि अमेरिका के बहुत से दबाव समूह और लॉबियां राजनीतिक दलों में दूरस्थ संबंध रखती है, परंतु शक्तिशाली ट्रेड यूनियन राजनीतिक दलों के निकट संबंध रखते हैं, जैसे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, जो कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल्स एंड एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और ब्रिटिश यूनियन लेबर पार्टी के साथ जो है अपना तालमेल बैठा रखा है। रोमन कैथोलिक चर्च का जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी एंड इटली के साथ जो है अपना गठबंधन बना के जो है दबाव समूह अपना महत्वपूर्ण योगदान और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगी हुई है। कहते हैं अगर बात हम यहाँ पर करें दबाव समूह का कार्य पद्धति की, तो दबाव समूह का कार्य पद्धति भी बहुत विशिष्ट है। कहते हैं दबाव समूह सरकारी अधिकारियों और नेताओं के साथ संबंध बनाए रखना दबाव समूह के एक निष्ठ प्रयास होता है कि सरकारी अधिकारी और नेता के साथ जो है इनका एक घनिष्ठ प्रयास होता है। सरकारी प्रणाली को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह बहुत सी कार्य पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और यह कार्य पद्धतियाँ देश की राजनीतिक प्रणाली की प्राकृतिक और समाज के प्रारूप पर आधारित होता है। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए ये याचिका एवं निवेदन पत्रों का प्रयोग करते हैं और ये जनमत को हमेशा अपने पक्ष में रखने का प्रयास भी करते हैं। अपनी भावनाओं और विचारों को सरकार के सामने प्रकट करने के लिए ये दबाव समूह आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि दबाव समूह जो होते हैं ये न्यूज़ वाले भी हो सकते हैं, जो सरकार की नीतियों को सदैव ही जो है अपने एजेंडा बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी डिबेट भी करते हैं ये, तो डिबेट में जो होता है वो एक दूसरे की विचारधाराओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो दबाव समूह कई जगहों पर जो है अपना विशेष जो है योगदान रखता है। कहते हैं इसके सबसे अच्छा साधन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी प्रिंट मीडिया का प्रयोग होता है। बहुत से जो है प्रचार साधनों का प्रयोग करके ये दबाव समूह जनमत को आकार प्रदान करने और प्रभावित करने का सदैव प्रयास करती रहती है। लॉबी करके भी दबाव समूह सरकार का दबाव बनाने का सदैव प्रयास करती है। एक सीमा तक ये दबाव समूह के पास न्यायपालिका को प्रभावित करने के भी अवसर होते हैं और ये न्यायाधीशों को चुनाव प्रक्रिया को भी प्रभावित करने के लिए सदैव ही प्रयास करते ही रहते हैं तथा नागरिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए अभियान भी कई बार चलाया जाता है। कई बार यह आंदोलन का रूप भी धारण कर लेता है, तो कभी कभी सांप्रदायिक दंगा फसाद का भी कारण बन जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दबाव समूह प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। देखिए, जहां पर ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लेकिन इसका फायदा जो होता है हमारे देश में गलत तत्व भी उठा लेते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान देना दबाव समूह के लिए बहुत ही अनिवार्य भी है। ये लोकतंत्री भावना को राष्ट्रीय को भी बना रखते हैं और अनावश्यक रणनीति और नौकरशाहियों को भ्रष्ट करने के लिए अपनाए गए दोहरे मानदंडों के कारण दबाव समूह की आलोचना भी की जाती है। यानी दबाव समूह कई बार आलोचना भी किया गया है, क्योंकि दबाव समूह के आड़ में जो गलत तत्व के लोग होते हैं वो अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। शक्तिशाली समूह किसी भी तरह अपनी मांगों को पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं, जबकि कमजोर समूह, कहते हैं कमजोर समूह कहीं कोई जो है सुनवाई तक नहीं होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो पावरफुल सदस्य होते हैं वो अपना मनमानी शक्ति का प्रयोग करके जो है अपनी मांगों को पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन कमजोर लोग जो होते हैं बिल्कुल ही लाचार रहते हैं और उनका जो है कभी भी मांगे जो है पूरा नहीं होता है और सरकार उसको दबा देती है। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन अगर सफल हुआ है तो इसका कारण है जनता का सहयोग। कहते हैं नेता और पार्टी ने कोई सहयोग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जनता की मांग थी। जनता ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और सरकार के नीतियों के खिलाफ खड़े हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो है सरकार को जो है झुकना पड़ा और जो है आपको जो है
किसान बिल को वापस लेना पड़ा। कई बार तो जो है ट्रेड यूनियन तथा अन्य संगठन अपने प्रभावों के कारण अपनी जो है अनावश्यक मांगों को भी पूरा करवा लेती हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो अनावश्यक मांगे होती है वो भी पूरा करवा लेना जो है इनकी दिनचर्या बन गई है। वास्तव में दबाव समूह का प्रभाव उनकी संगठनात्मक शक्ति, अनुशासन, उसके सदस्यों की वचनबद्धता, लोगों की सहानुभूति और सहयोग इकट्ठा करने की क्षमता, आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने वाली सभा और समिति तक पहुंच पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी अगर दबाव समूह है, अगर वो सही रास्ता पे है, सही उसका नेतृत्व है, तो जनता भी उसको सहयोग करती है। जब तक जनता की सहयोग ना मिले, दबाव समूह भी कुछ कार्य करने में अग्रसर नहीं हो सकती है। राजनीतिक उद्देश्य वाले लोगों के लिए कार्य करने वाले दबाव समूह कुछ उग्र उपायों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे रैलियां निकालना, धरने देना, प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल आदि। देखिए, ये बात बहुत ही बड़ी बात आ जाती है कि बहुत से दबाव समूह का उद्देश्य जो होता है, कई बार उग्र उपाय का भी इन्होंने प्रावधान किया है, और ये उग्र रूप कई बार जो है देश के हित के लिए सही भी नहीं हुआ है, और कई बार तो इसका जो है दुष्परिणाम देखने को भी हमें मिला है। आपने देखा भी होगा कि जब अग्निपथ के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया था, लोगों ने विरोध किया था, तो बहुत से गलत लोगों ने क्या किया था, रेलवे के जो है बहुत नुकसान पहुंचाया था और सरकारी संस्थाओं को बहुत तोड़फोड़ की थी। तो ये कहते हैं दबाव समूह तो अपना कार्य करती है, लेकिन इसका साथ साथ जो है हमारे देश में जो है एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपना कार्य पहले सिद्ध कर लेती हैं। कहते हैं मानवीय उद्देश्य जैसे शांति, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार आदि की पूर्ति के लिए कार्य करते समय दबाव समूह एवं प्रबंधन जनता के निर्णय की जो कार्य पद्धति को अपनाते हैं और संवेदना एवं तर्कता की भावना को जो है उत्पन्न भी करते हैं। ये विशेष राजनीतिक अभियानों के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय एकता से संबंधित गतिविधियों के द्वारा जो है अपना कार्य करवा लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एड्स, आतंकवाद, परमाणु बम के खिलाफ छेड़े जाने वाले आंदोलन, इस प्रकार के अभियानों के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, ये सारे चीज़ें जो है हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। तो इसको जो है विश्वव्यापी अभियान चलाना सभी देश के लिए जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत समझ वाली थी, बहुत सोच वाला था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में जो दो बात इंपॉर्टेंट रहता है जिसको आपको सोचना भी पड़ेगा और इसको अमल भी करना पड़ेगा, वो ये रहता है कि अगर आपने जो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, यानी दूसरे बच्चे तक पहुंचाने के लिए अग्रसर भी होना है। और दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हित में रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको जो है दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि मैं जो है यूट्यूब से रिसर्च करूंगा और मुझे त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है बनाया हुआ वीडियो प्राप्त होगा, तो आप शायद गलतफहमी में हो, आपको शायद प्राप्त ना भी हो, क्योंकि जैसे आप त्रिपान लिखोगे त्रिपस कर देगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और इससे जो होगा आपको वो सारे वीडियो आएंगे जो पहले से यूट्यूब पे उपलब्ध थे। लेकिन अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है वीडियो का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और इसके लिए सब्सक्राइब करके आप जब वीडियो के ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पर त्रिपान स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आपको मिलेगा, जो आपके काम के होंगे। उस वीडियो को आप देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।